तो हेलो क्लास टेंथ। अब हम देख रहे हैं कि अपना ये जो सेकंड पार्ट है इस फर्स्ट चैप्टर का, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में अब ये जो टॉपिक आ गया है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट संभव है। ठीक है, तो रिसोर्सेस का डेवलपमेंट या रिसोर्सेस की वजह से होने वाला डेवलपमेंट हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेस इंसान का जीवन अकेला अपने आप में नहीं हो सकता, वो जैसे कि दूसरे इंसान पर भी डिपेंडेंट रहता है। इसको हम इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं। और दोनों का डिपेंडेंस होने के कारण काम आना ह्यूमन रिसोर्सेज की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए काम आते हैं। फिर इंसान को सरवाइव करने के लिए, टू एक्ट आउट ऑफ लिविंग, अपना जीवन यापन करने के लिए उसको जरूरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने में मदद करता है नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, और मैन मेड रिसोर्सेस जिसकी मदद से वो अपने रुपए पैसे कमा सकता है। आप समझ पा रहे हैं कि रिसोर्स का इस्तेमाल करके इंसान किस प्रकार से रुपए कमा सकता है। ठीक है, फिर लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में, इन सब प्रोसेस में एक प्रॉब्लम जो ये होती है कि रिसोर्सेस की घटौती हो रही है। इंसान लगातार बढ़ रहे हैं। हम 7 बिलियन हो गए हैं। 7 बिलियन, यू नो पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ हो गए हैं हम मतलब ह्यूमंस। और वो 700 करोड़ ह्यूमंस जब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, हम आगे जानेंगे कि वो 700 करोड़ जो ह्यूमंस हैं वो सबके सब इक्वल होके उपयोग नहीं करते। कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ का एक आदमी एक दिन में रिसोर्स का इतना इस्तेमाल करता है कि वहीं कोई दूसरे देश का मतलब पर्सन 10 साल में नहीं करता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर अमेरिका में एक महीने में अगर कोई पर्सन जितने रुपए के वैल्यूएबल बराबर अपना रिसोर्स उपयोग करता है, उतना नाइजीरिया में, यूथोपिया में रहने वाला पर्सन उतना एक साल में नहीं करता। समझ रहे हो? या फिर 10 साल में नहीं करता। तो ये चीज़ एक हमें समझने की ज़रूरत आन पड़ी है। ठीक है, कि रिसोर्सेज घट रहे हैं। मैंने एक छोटी में ऐड देखी थी कि एक बच्चा अपने पापा से बोलता है कि पापा जो गाड़ी को मतलब शट डाउन नहीं करे हुए हैं, मतलब ऑफ नहीं करे, इंजन ऑफ नहीं किए हुए हैं। वो बोलता है पापा से कि पापा मैं बड़ा होके एक साइकिल रिपेयर शॉप खोलूंगा। पापा चौक जाते हैं कि यार इतना रुपया खर्च कर रहा हूँ मैं इस गधे के लिए, और ये जाके साइकिल रिपेयर शॉप खोलेगा। बोलता है क्यों बेटा? क्योंकि पापा जिस तरह से आप पेट्रोल इस तरह से फूक रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, मेरे समय आते आते तक तो मतलब पेट्रोल बचेगा ही नहीं। फिर क्या किया जाएगा? तो मैं साइकिल रिपेयर शॉप खोलूंगा। पापा तुरंत अपना इंजन ऑफ करते हैं, अपनी गाड़ी का, सॉरी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है विश्व में कुछ हाथों में है और कुछ हाथों में बिल्कुल ना के बराबर है। विश्व में दो प्रकार के लोग हो गए हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। यानी हैव नॉट्स मतलब होता है गरीब, और हैव्स मतलब होता है रिच रिस्पेक्टिवली। क्लियर? ठीक है, फिर इधर पे हम जानेंगे साथ ही साथ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। इसमें हम जानेंगे कि इंसान की चहल कदमी के कारण विश्व में नई नई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, उनमें से एक ग्लोबल वार्मिंग है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना भी इसी में आता है। हाँ, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, लैंड की क्वालिटी घट रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है वो हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे अब आगे है कि भैया आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को किस प्रकार से बचाया जाए, यही चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जो मैं नोट्स दूंगा उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको डिफिनीशन भी आएगी, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर आने वाली जनरेशन के लिए
डेवलपमेंट करने के लिए आप पीछे रिसोर्सेज का अगर छोड़ के जा रहे हो तो यह प्रक्रिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नया कुछ जोड़ने के लिए 1992 में ब्राज़ील के एक महानगर रियो डी जेनेरियो में एक समिट होती है। उस समिट का नाम अर्थ समिट रखा जाता है। ठीक है, तो इन 1992 100 से ज़्यादा स्टेट के जो सदस्य होते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, वो लोग ब्राज़ील में गेट टुगेदर करते हैं। ठीक है, समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम, और ये लोग जो ग्लोबल लेवल पे जो बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं उस पर ये लोग विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, बढ़ती ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डिप्लीशन है, डिग्रेडेशन है, उस पर ये लोग बात करते हैं। ठीक है, और 21 टॉपिक्स को ये लोग मतलब कि 21वें नंबर एजेंडा यानी 21वें नंबर के मुद्दे को ये लोग अपना लेते हैं, और 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध होते हैं, संकल्प लेते हैं। ठीक है, फिर कसम खाते हैं। ओके, एजेंडा 21 असल में था कि इसको इन लोगों ने अपनाया रियो डी जेनेरियो मीटिंग जो हुई थी अर्थ समिट 1992 में। हाँ, क्या मुद्दा था? एजेंडा 21 अपने आप में वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीईडी पर जो ये साइन किए गए थे, जो कि ब्राज़ील में ये मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया कि ये एक एजेंडा है जिसमें बढ़ते हुए एनवायरमेंटल डैमेज, गरीबी, रोगों यानी कि बीमारियों के खिलाफ आपस में एक साथ खड़े होने के लिए इन लोगों ने कसम खाया, और एक दूसरे की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए इन लोगों ने प्रतिबद्ध हुए, इन लोगों ने साइन वगैरह किया। तो हम इस चीज़ को आगे और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है, फिर है रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. ठीक है, it has importance in a country like India. तो इंडिया जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, इस राष्ट्र में इस राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लानिंग का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड है, वास्ट लैंड है, इसमें डाइवर्सिटी कई प्रकार की पाई जाती है। रिसोर्सेज वाइज भी इंडियन लैंड बड़ी रिच है। ठीक है, मध्य प्रदेश को तो मिनरल स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल बेल्ट हैं। ठीक है, मिनरल बेल्ट का होना है मतलब कि मिनरल्स के बड़े बड़े भंडार हैं। ठीक है, और अबेंडेंटली ये पाए जाते हैं। तो वहीं कुछ इलाकों में ये अबेंडेंट की बजाय शॉर्टेज के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज़ हमें समझना पुनः आवश्यक होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो हैं वो रिच इन मिनरल्स माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोयले के भारी मात्रा में भंडार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा भंडार है, क्योंकि भैया ब्रह्मपुत्रा गंगा जैसी रिवर का वो दिबांग जैसी बड़ी बड़ी रिवर है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है। वहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया में सबसे कम है, क्योंकि इंडिया का सबसे दूर का स्थान है। स्टेट ऑफ राजस्थान वेल एंडोड फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन वहाँ पे मतलब वाटर रिसोर्स नहीं है, मतलब कि वहाँ मतलब पोटेंशियल रिसोर्स हमने जाना था कि गुजरात राजस्थान जो है वो सोलर और विंड पावर के लिए जाने जाते हैं। अगर हम लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट की बात करें, ड्राई डेजर्ट मतलब क्या होता है, कूल ड्राई डेजर्ट जो है वो लद्दाख में है, और वार्म ड्राई डेजर्ट जो है, हॉट ड्राई डेजर्ट जो है वो थार है, जो कि राजस्थान जोधपुर वाले इलाके में या बॉर्डर में जैसलमेर वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपका जीके में आता है लद्दाख के बारे में। ठीक है, इंडिया का जो हेरिटेज है वो भी वर्षों पुराना है, और कल्चरल हेरिटेज भी है। यहाँ पे कई धर्मों के लोग एक साथ मिलकर निवास करते हैं। इसी कल्चरल हेरिटेज में
पानी की भी समस्या होती है। अ, मैं आज चैप्टर 3 थोड़ा-सा पलटा रहा था, मैंने देखा कि अम 78 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जहाँ होती है इज़राइल देश, वहाँ पानी की कभी समस्या नहीं होती। वहीं 126 या 188 कुछ सेंटीमीटर था आई गेस, तो उतनी बारिश हमारे इंडिया में होती है और इंडिया में मतलब पानी की लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज़। तो हमारे इंडिया में अगर वाटर की डेफिशिएंसी, तो इसमें कहीं न कहीं हमारा मिसमैनेजमेंट या हमारा बेवकूफ़ होना ज़िम्मेदार है। बताते हुए दुःख होता है कि भारत थोड़ा-सा इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, बट इंडियंस आर ट्रूली इर्रेस्पॉन्सिबल्स। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अनुशासित होने में। जापान जो 2008 में सुनामी का शिकार हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहाँ सुनामी का पानी वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर में घुस गया, रेडिएशन फैल गया। विदिन 6 मंथ 4 मंथ उनके जो हालात थे वो फिर से ज्यों के त्यों हो गए। वहीं अभी मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि मेरे शहर में सड़क बन रही है। मुझे बनती सड़क को देख के दुःख हो रहा है। क्यों? यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू पिक अप माय फादर, आई लुक्ड ऑन द रोड कि 2 बड़े-बड़े लोगों ने होल कर दिए। क्यों? वहाँ वो कोई फंक्शन करना चाहे थे तो उन्होंने रोड खोद दी। कल के दिन वही होल बड़े-बड़े स्वेलो डंप का हिस्सा ले लेंगे। वो मतलब बड़े-बड़े गड्ढे हो जाना है उनके वहाँ पे। मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर जा रहा है, उसमें गिट्टी लदी हुई है। गिट्टी बड़े-बड़े स्टोन पत्थर होते हैं। तो वो बिल्कुल लबालब है, तो कुछ में पत्थर गिर रहे हैं। अब वही अगर गिट्टी वाले पत्थर कल के दिन ट्रक के नीचे आएँगे तो वो रोड में दबेंगे, फिर कल के दिन उखड़ेंगे, तो फिर वहाँ पे गड्ढे का जन्म होगा। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ़ हमारे इंडिया में होती है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और नहीं होती। मैंने एक चीज़ देखी, एक ऑटो निकल रहा है, उसमें जो वो मतलब सलाखें होती हैं, बार इसको छड़ कहते हैं, तो वो पूरी घुमाव आकार में आती हैं। तो वो ऑटो में बाँध देते हैं, जो यात्री वाला ऑटो होता है या फिर मतलब बाइक में मतलब लेके जा रहे होते हैं। तो जब वो लेके जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वो पूरी सलाखें पूरी रोड को भी खोदती जा रही है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पुलिस वाला देख रहा है, पढ़े-लिखे लोग देख रहे हैं। मन तो करता है कि हम जाके गाड़ी रोकें, हम बोलें कि क्यों भाई, कितना टैक्स भरा था आपने, रोड टैक्स? कि क्यों रोड खोद रहे हो? तो वही बड़ा रोड बनता है, बड़ा दुःख हो रहा है कि यार रोड बन रही है, मेरे इलाके में डेवलपमेंट हो रहा है और इस तरह का डेवलपमेंट देख के बड़ा दुःख होता है। क्यों? क्योंकि विदिन 4 मंथ और 6 मंथ आई गेस वहाँ पे मतलब वापस से गड्ढे हो जाने। तो क्यों इतना हज़ारों करोड़ रुपए इस रोड को बनाने में खर्च कर रहे हो? जाके मतलब भूखे नंगे लोगों को दे दो, उनके काम आए कि हम लोग तो डिसिप्लिन नहीं हैं और ना हम कभी होने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरह का ये बड़ा दुःख होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि इस वीडियो के हेल्प से मैं आप लोगों को शिक्षित करूँ कि कल के दिन आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपके द्वारा की गई कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी से पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन का सामना करना पड़े। तो ये हमारी मोरल वैल्यू है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस लायक बने कि भैया हम वो एक ऑटो जो मतलब जो ख़ास रूप में इन्हीं सब सामानों को ढोने के काम आता है, हम वो अफ़ोर्ड कर सकें, हम वो 150 ₹250 खर्च कर सकें, ना कि हम मतलब बाइक में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की मतलब रोड के साथ बदसलूकी करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन क्या करें, अशिक्षित लोगों से घिरे हुए हैं हम। जो शिक्षित हैं उनको भी कोई फ़िक्र नहीं, उनको बल्कि मज़ा आता है गड्ढे करने में। रोड बन गई, बनी रोड में अभी कुछ भी मतलब एक बार और रोलर चलना है, उसी में से अपनी बाइक ले जा रहे हैं। क्यों? भई टायर के निशान लगाना मेरी हॉबी है। तो इस तरह से बड़ा नुकसान होता है, समझ में नहीं आता। तो इस तरह की भैया प्लानिंग इंडिया में बहुत ज़रूरी है अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है जो आपका इन्वेंटरी स्टॉक है उसको आप जानें, ठीक है? आप उसका सर्वे करें, मैपिंग करें, ठीक है? जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी क्या है उसका पूरा एस्टिमेशन करके आप इसकी प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, योग्यता है, स्किल है, उसका भी पूरा मतलब मापन करके आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अगला जो है वो आपका जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो कैसे नेशनल यानी कि पूरे पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना एक सहायक फैक्टर सिद्ध हो सकता है, इसकी तरफ भी
इसके लिए जो है हमारे देश में 5 ईयर प्लान लागू किए गए थे 1951 में। जब योजना आयोग बनाया गया तो उन्होंने 5-5 साल के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए, जिसको 2014 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया गया। तो 5 ईयर प्लान जो है वो भी हमारे इंडिया में अब नहीं होते हैं। इस वजह से शायद थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है, ह्यूमन प्रोग्रेस है, वो भी स्लो हो गई है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many reasons in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. ठीक है। तो इस तरह से जो हमको ध्यान देने वाली मतलब बात है कि जो भारत की प्रगति में हिंड्रेंस बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं, हर्डल बने हुए हैं, उन ऐसे तत्वों को समझा जाए। अशिक्षा, गरीबी और अवेयर ना होना, अनुशासित ना होना, मैं तो कहता हूँ सही मायनों में देशभक्त ना होना एक सही रूप में हिंड्रेंस है। हमें तन मन धन के साथ अब दिमाग भी चाहिए इस देश के लिए, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। कि कहने को हम बोल देते हैं कि हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, क्या वास्तव में दे सकते हैं? तो वही बात हो गई कि एक हीरो हीरोइन को बोल रहा है कि तुम हुक्म करो तो मैं जाके चांद ताड़े तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए। फनी। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें समझने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए, उस रुकावट को कम करने के लिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लिए जो रिच रिसोर्सेज वाले इलाके हैं और जो पुअर रिसोर्सेज वाले इलाके हैं, इनके बीच का ये जो गैप है, इस गैप को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द colonization reveals that rich resources in colony were the main attraction for the foreign invader. ठीक है। जो कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसमें देखा जाता है कि अभी आगे जाके आप लोग एक टॉपिक जानेंगे कि क्या 200-250 साल जो हम पे कॉलोनाइजेशन कंट्री रही, कॉलोनियल कंट्री रही, क्या इसका नुकसान इंडिया को उसके रिसोर्सेज को लेकर हुआ है या नहीं हुआ है? इस पर विचार विमर्श करिए। तो मेरे मायनों में तो हुआ है। शशि थरूर एक पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन मैं उनका एज ए पॉलिटिशियन तो ज़्यादा नहीं, किंतु एक अच्छे वक्ता के रूप में बहुत सम्मान करता हूँ। यूट्यूब पे उनके कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आप ज़रूर देखना कि वो बीबीसी या आई थिंक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जाके एक अभिभाषण दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप कितना रिपेरेशन अमाउंट देंगे, आपने हमसे कि कितना कुछ छीन लिया है। बहुत ही शानदार इंग्लिश है उनकी। बच्चों आप लोग ज़रूर सुनना, आप लोग सर्च डालना शशि थरूर स्पीच इन ऑक्सफोर्ड, आपको जानने मिलेगा कि अंग्रेज़ों ने हम पे कितना जुल्म किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के पैराग्राफ पढ़ लेना, कुछ बातें रिपीटिव होती हैं, मैं इतना डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर का था वो समझा दिया है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाना। कंजर्वेशन मैं हर बार बोलूँगा कि अपने लिए, इंडिया के लिए एक नया टर्म नहीं है। बचाव हमेशा से होते रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाव हुए हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी बचाव हुए हैं। हमने वृक्षों में भी भगवान को देख लिया है। ठीक है। वृक्षों में नेचर गॉड को देख लिया है। कभी अवतार मूवी देखो तो आपको लगे यार ये तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब भगवान को मतलब वृक्षों में देख लेते हैं कि द पीपल में इन गॉड का वास है, बरगद में उन गॉड का वास है, और वृक्ष नहीं काटते हैं। अभी हमारे ही दमोह शहर से कुछ दूरी पर बक्सवाहा में जंगल काटे जाने हैं हीरों के लिए। हालाँकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पे, यानी एनजीटी ने उस पे एक रोक लगा दी है। बहुत अच्छा हुआ कि रोक लगी, क्योंकि हीरो से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो रिसोर्सेज को मतलब बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आने वाली फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज़ को समझना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम आगे देखें। उदाहरण के लिए गांधी जी ने का मानना था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक की ज़रूरतों को मतलब पूरा करते हैं। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो गौतम बुद्ध का भी एक बहुत अच्छा थॉट है। ठीक है। चलो अगली क्लास में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर का ये पैराग्राफ हम जानेंगे। 20 मिनट कुछ का वीडियो हो रहा है। और लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानकर हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और फिर कुछ मिट्टियों के रूपों के बारे में जानेंगे।
आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? काम करते रहिए।